Assalamu alaikum. Good evening, all of you. Am I audible clearly? Yes, yes. Okay. सबको आवाज बराबर से आ रही है ना? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. First of all, congratulations to all of you कि आप लोगों ने उसका MCQ मतलब एक पेपर क्वालिफाई किया है, उसके बाद ऐसे क्वालिफाई करके आज आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं. इंशाल्लाह आगे भी आप लोग बहुत बेहतरीन करेंगे. देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पैटर्न के बारे में, कि जिस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो हज हाउस पहले से हम लोगों को पता है कि ये कुछ साल अभी तक बंद था. कोविड के बाद अगर देखा जाए तो ये कोविड के रीजन एक रीजन नहीं था, बल्कि बहुत सारे रीजन थे इसको बंद हो जाने की वजह से. अब उसके बाद ये है 2-3 साल बाद ये फिर से स्टार्ट हो रहा है. तो थोड़े से इसमें पैटर्न में इसके चेंजेस किए गए हैं. अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग पहले देखें, बंद होने से पहले अगर हम लोग देखें तो इसका जो यूपीएससी मतलब जो क्रंच रहता था, जो स्टूडेंट का रहता था क्रंच, वो टोटल माइनॉरिटी मुस्लिम्स होते थे. अगर आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने सबने अच्छे से? Yes, ma'am. हाँ, तो इस बार इसका ऐसा है कि 80% जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं और 20% जो है वो अदर देन माइनॉरिटी, मतलब अदर देन मुस्लिम्स, SC ST OBC. अब SC ST OBC में अगर देखा जाए तो कोई भी माइनॉरिटी आ सकती है. ठीक है, कोई भी माइनॉरिटी आ सकती है. तो हम लोग को ये देखना है कि अब इसमें और भी मतलब मुस्लिम्स के अदर भी रहेंगे. तो ये एक पैटर्न इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है. इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करते हैं. यहाँ पर देखिए, ये हम लोग टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ. अगर आप लोगों को मैं बाद में इंशाल्लाह टाइम भी दूंगी, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. अब मैं ये बताती हूँ कि हज हाउस में हम लोगों को जो रहते हैं तो हम लोगों को क्या क्या मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है. देखिए, हर चीज के ना दोनों चीजें रहती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. अब अगर हम लोग हज हाउस में रह रहे हैं तो हम लोगों को इतना समझ में आता है, या अगर हम लोग उसकी बिल्डिंग देखें तो वेल एस्टेब्लिश है, वेल इक्विप्ड है. हज हाउस की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है बाहर से भी, और अगर आप अंदर जाओगे तो वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है. ठीक है, उसका जो लाइब्रेरी है, उसका जो अगर आप देखेंगे कि मेस है, मेस में अगर आप जाओगे तो एंटर करोगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल, जो हम लोग ओबेरॉय ताज होटल देखते हैं ना, उसके मेस में बैठे हम लोगों को ऐसा लगेगा. और उसके जो भी रूम्स हैं और जो भी लाइब्रेरी है वो 24 घंटे खुली रहती हैं और पूरी की पूरी जो है AC से इक्विप्ड है. सेकेंड थिंग, अगर हम लोग देखा जाए तो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है तो वो बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पर है. ये मुंबई का सबसे ज्यादा कॉस्टली एरिया है. अगर आप देखें तो ये मुंबई का मोहम्मद अली रोड जो है, जहाँ पर हज कमेटी है एग्जैक्टली प्रेजेंट है, CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास. तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली एरिया है. वहां पर आप लोगों को बिल्कुल सब्सिडाइज प्राइस में रहने का मौका मिलता है. ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी फीस रहेगी तो वो पूरी सब्सिडाइज रहेगी. जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है वहां से आपकी मतलब फीस आती है. तो बिल्कुल आप ऐसा लगेगा आपके क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर रह रहे हैं. सेकेंड थिंग, अगर आप हम देखें तो जो हम लोग ज्योग्राफी में हर चीज पढ़ते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि जो कोस्ट में रहते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है, वो मॉडरेट हो जाता है. तो आप वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना. वहां पर ज्यादा ठंडी रहेगी ना गर्मी रहेगी. बारिश जो आप हमेशा पढ़ते हैं कि मानसून ज्यादा होगी ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी के वो फिनोमेना हैं जो हम लोगों को अक्सर याद नहीं होते हैं कि किस तरीके से ला नीना, एल नीनो ये सब इफेक्ट करेगा. आप यकीन जाने कि जब आप वहां पर रहेंगे, ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आती है ये सारी चीजें. सेकेंड थिंग, आप अगर हज हाउस की बिल्डिंग से ही, उसकी खिड़कियों से या ये देखेंगे तो हम लोग देखिए अक्सर करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं कि क्रूज मतलब चल रहे हैं, या कोई पोर्ट जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, या कोई एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड किसी भी कंट्री की एक्सरसाइज है. आप बिल्कुल वेस्ट कोस्ट के पास में रहेंगे, वहां पर आपको सब कुछ नजर आता है वहां की खिड़कियों से, वहां की, तो वो सब सारी चीजें आप लोगों को देखने का बिल्कुल करीब से मौका मिलता है. तो ये सारी चीजें हो जाती हैं. और बहुत खाना जो है वहाँ का बहुत अच्छा होता है. मेस का जो मील रहेगा, एक बहुत अच्छा एक आपको माहौल मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा. ये सारे जो है पॉजिटिव चीजें हैं.
नेगेटिव चीज में अगर आप ये देखा जाए तो आप एक मुंबई शहर में जाते हैं, अगर कोई मुंबई के हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई और दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो मुंबई आने के बाद ना ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे अपने गोल से भटक जाते हैं। वहाँ की चकाचौंध में जो है ना कि मुंबई जैसा एरिया है, वहां पर घूमने में करीब ही मरीन ड्राइव है, तो मरीन ड्राइव जाकर बैठ जाना। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, जो एक ये रहता है, मतलब जो आपका गोल रहता है उससे आप लोग भटक जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपके करियर पर और जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपको भेजते हैं उसके ऊपर। समझ में आया? तो हम लोगों को ये चीजें याद रखनी है कि हम लोग कहीं पर भी रहें, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, इंडिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर जिस मकसद के तहत आए हैं, चाहे हम यहाँ पर आए हज कमेटी में, चाहे जामिया आरसीए जाए या कहीं पर भी जाए या कहीं नहीं भी जाए, हम अपने घर में ही रहकर पढ़े, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा मेन गोल है वो ये है कि आई वांट टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है और उसके लिए हमें फोकस करना है। तो ये थोड़े ये चीजें थी कि क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपके ये हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अब हम थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं कि किस तरीके से इसका ये होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। तो देखिए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द यूपीएससी इंटरव्यू एंड द हज कमेटी इंटरव्यू। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां का इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो 40 से 45 मिनट तक का रहता है, बहुत ज्यादा टाइम तक के रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता। यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के 10 से 15 मिनट का ही इंटरव्यू रहेगा। उसमें ही वो आपको देख लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं या आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वो 45 मिनट, 40 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा भी चलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है, यूपीएससी के इंटरव्यू में यूपीएससी वालों जो बैठे होते हैं, जो पैनल मेंबर्स होते हैं, उनके पास डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उनके। तो आपकी माइन्यूट से माइन्यूट जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी आपकी माइन्यूट से माइन्यूट एक इंफॉर्मेशन है वो उनके पास होती है, आपके पेरेंट की, आपकी मम्मी की, आपके डैडी की और खुद की। लेकिन यहाँ पे जो होता है, हज कमेटी में जो पैनल मेंबर रहेंगे उनके पास डैफ तो नहीं रहेगा, लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म जरूर रहेगा जो आपने फिल किया है ऑलरेडी। इसीलिए उनसे बिल्कुल भी हम लोगों को ये नहीं समझना है कि इनको ये नहीं पता, ये नहीं पता। वो भी बहुत सारी चीजें क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस होते हैं, क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। याद रखना, हज कमेटी ऑफ इंडिया हमेशा ये काम करता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है, वहां के पास आउट जो स्टूडेंट हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वहां से पास आउट होकर आज सर्विस में हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया उन्हीं को पैनल मेंबर बनाकर बिठाता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम जो है बिल्कुल सामने जो सर्व कर रहे हैं कंट्री को, उन्हीं के साथ बैठे हैं। तो एक हमें एक ये भी मौका मिलता है, ये बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हमारे सामने जो है कोई आईपीएस, कोई आईआरएस ये बैठे होते हैं। जब मैंने दिया था, जब मैंने इंटरव्यू फेस किया था, तो जब सर्विस में, अभी भी सर्विस में है आईपीएस सलमान सर और आईआरएस सलमान सर और आईआरएस नू सर, ये दो मेरे साथ, मेरे सामने मेरे पैनल मेंबर थे। तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है कि जो वहां से पास आउट कर चुके हैं, कुछ मतलब मेल मेंबर भी हैं और कुछ फीमेल मेंबर भी हैं, वो भी। और अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभी अवेलेबिलिटी नहीं रहती, कि कोई मैम अवेलेबल नहीं है या कोई सर अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन जरूर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि वो ऑनलाइन है हमारे साथ और वो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो बिल्कुल उनसे ये नहीं करना है। तो ये हो जाते हैं 4 से 5 पैनल मेंबर आपके साथ में सामने रहेंगे। आपका जो फॉर्म रहेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो उन लोगों के पास रहेगा, तो उनको भी बहुत सारी चीजें आपके बारे में जो है वो मालूम रहेगी। स्टार्टिंग में जब आप एंटर होंगे, बिल्कुल नॉर्मल एंटर होना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल किसी भी चीज की टेंशन लेना है या चिंता करना है। बिल्कुल फ्रैंकली आपको बिल्कुल एंटर होना है, आराम से बैठना है। उसके बाद वो आपसे सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है, वो यही होता है कि माई सेल्फ बताइए आप अपना। ठीक है, वो आप लोगों से अपना माई सेल्फ ही पूछेंगे। उन लोगों के पास होता है, बट फिर भी वो आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। जो आपने नहीं लिखा वो जानना चाहते हैं, या जो लिखा है उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, वो ये नहीं देखना चाहते कि आप कितने आंसर्स दे रहे हैं, यानी कि वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो ये नहीं देखना चाहेंगे कि आप कितने आंसर्स सही दे रहे हैं, कितने आंसर्स, या अगर वो 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप 10 में से 9 क्वेश्चन दे रहे हैं या 8 क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, वो ये बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते।
क्योंकि वो आपका हॉरिजॉन जो है कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है, डीप नॉलेज है, या आपका कितना ज्यादा वाइड नॉलेज है, या आपको किसी भी सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। जो आपका उन्होंने एमसीक्यू पेपर लिया वो उसमें टेस्ट कर चुके हैं, वो जो आपका ऐसे लेंगे वो उसमें टेस्ट कर चुके हैं। तो इस यहाँ पर वो ये नहीं देखना चाहते कि आप कितने आंसर्स दे रहे हैं, वो यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर आंसर, कि आप किस तरीके से दे रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं। आप यकीन रखें, आप एक बात को नोट कीजिए कि आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाए, कोई भी आरसीए के इंटरव्यू के लिए जाए, चाहे वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का हो या जामिया का हो, कहा जाता है कि आपकी वहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एक यूपीएससी की, कि आप किस तरीके से यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। वो ट्रेनिंग आपकी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आप किसी आरसीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से फेस करना है, आपको यही समझना है कि हम एक यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आप एक यूपीएससी में किस तरीके से आंसर दोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, वो आपको वहां पर शो करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए, आप भी क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप आपने ऐसे लिखा है, एमसीक्यू का पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का था वो पेपर आपने क्लियर किया है, तब आप उनके सामने बैठे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। बिल्कुल, आप भी कल के दिन क्लियर होने के बाद, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद, आप उन्हीं के साथ जो है नेशन को सर्व करने वाले हो। तो बिल्कुल भी खुद को ऐसा नहीं समझना है कि हम उनसे कमतर है, लेकिन खुद को उनसे भी ओवर स्मार्ट भी नहीं समझना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल बिहेव करना है। तो जैसे कि वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका माई सेल्फ करेंगे तो उसके बारे में बताना है आपको। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अगर आपने जो लिखा है वेल एंड गुड, आप वो बता रहे हैं या नहीं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपने मिस आउट कर दी हो माई सेल्फ में, तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए। और थोड़ा जो है अलग, मतलब सब जो है यही बोलते हैं माय नेम इज शबीना अंसारी या वट एवर जो भी, तो थोड़ा सा ऐसा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ भी आप कर सकते हैं तो। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो ऑलरेडी 2 बार 3 बार या 4 बार जितने भी अटेम्प्ट वो देकर रखे हैं। अब ऑलरेडी वो एप्लीकेशन फॉर्म में पूछ लेते हैं कि जैसे उनको पता लगता है कि आप 1 बार या 2 बार अटेम्प्ट देकर बैठे हैं, तो बिगिनर से तो वो बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि अगर पॉलिटी के देखा जाए तो वो नॉर्मल आर्टिकल्स पूछ लेंगे, तो इसलिए हमें आर्टिकल्स याद होने चाहिए। और आर्टिकल जो है ये मोस्ट फेवरेट समझ लीजिए टॉपिक है कोई से भी आरसीए का, कि वो पूछते ही हैं आर्टिकल्स को। और सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट, जैसे कि मैंने अब तक के नोटिस किया है, तो कैग का जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो होता है, और एक अटॉर्नी जनरल का है, क्योंकि इन दो चीजों में जो है ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो दो है ना बहुत ज्यादा ये पूछते हैं आरसीए में, कैग और एजी का। इसके बाद अगर देखा जाए तो वो बोल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी होती है। ये मीन्स बहुत ज्यादा नॉर्मल, बिगिनर से बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं कि वो ये बहुत ज्यादा डीप में जाकर पूछेंगे। अब ये देखिए, ये डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है। कोई भी बिगिनर रहेगा तो उसको भी ये पता रहेगा। ठीक है, तो और अगर हिस्ट्री का अगर हम लोग देखा जाए तो वो एंशियंट के बारे में या मेडिवल के बारे में, ज्यादातर तो एंशियंट के बारे में ही थोड़े पूछते हैं, क्योंकि मेडिवल थोड़ा इजी लगता है, एंशियंट जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। उसका टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी क्या है, कि पहले वैदिक आया या ऋग्वेद आया फिर सामवेद आया, या क्या मतलब कौन कौन सी बुक्स आई, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये अपने को याद होना चाहिए कि पहले चोला आया कि पहले राष्ट्रकूटा आया। एक तरीके से मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए। क्रोनोलॉजी अगर देखा जाए उसके बाद फिर एक अगर हम लोग देखें तो फाउंडर। अब अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ज्यादा डीप में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये है कि फाउंडर जो है वो मोस्टली याद रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और ये बिगनर्स जो है वो याद रखने भी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सत्यवाहना का जैसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, सत्यवाहना का फाउंडर वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को थोड़े थोड़े क्वेश्चन है जो याद होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाते हैं कोई एक्सपीरियंस पर्सन, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर उनसे थोड़े से डीप क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं।
थोड़े से जो है डीप क्वेश्चंस पूछने शुरू हो जाते हैं कि पॉलिटी में अगर वो देखा जाए तो वो पूछ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी में क्या डिफरेंस है, कि क्यों किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल और किसी को स्टैट्यूटरी बोला जाता है। ठीक है। और भी हम लोग पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट को अगर हमें अपॉइंट करने हैं तो उसके जो होते हैं कौन कौन उसको अपॉइंट कर सकते हैं, या रिमूवल में कौन कौन अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़े डीप क्वेश्चन जाएंगे, ये किसके लिए जाएंगे, ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए लेकिन अभी हम लोगों को है ना ये ऐसे चालाकी नहीं दिखानी है वहां पर। कभी हम लोग ये सोचे कि हम लोग ऑलरेडी 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर उन लोगों को ना बताएं हम लोग, है ना। तो ये नहीं करना है। हम लोग ने अगर वाकई अटेम्प्ट दे रखा है तो बिल्कुल दीजिए, और सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं तो बिल्कुल उनको कहिए कि हमने, और सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं तो हम लोगों को आंसर्स देने बहुत ईजी हो जाते हैं। लेकिन अगर सीरियस अटेम्प्ट नहीं दे रखे तो उनको फिर ये आप कन्वे करने की कोशिश कीजिए कि आप उस वक्त इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन अब जो है आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्वे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं तो उनको उनका वो थोड़ा सा मेंस भी चेक करते हैं। क्योंकि देखिए अब कोई भी आरसीए हो, चाहे वो आरसीए जामिया का हो या हज कमेटी का हो, अगर वो ऐसे पर्सन्स को ले रहा है जो ऑलरेडी 2-3 बार अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो वो यही चेक करेगा कि हम जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल के मामले में करें, चाहे वो फाइनेंशियली इन्वेस्ट करे, चाहे मोरली करे या व्हाटएवर, तो वो यही कोशिश करेगा कि हम जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें आउटकम क्या आने वाला है, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा सा फिर मेंस भी चेक करेंगे कि कितना कितना जो है उन्होंने मेंस कर रखा है, क्या मेंस में जो है वो आप कितने स्ट्रांग हो, कि आपके जो जीएस है वो कितने तैयार हो रखे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुके हो तो वो यही चेक करेंगे। तो वो जैसे आपके फिर इथिक्स के पास भी चले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग ना, आपका ऑप्शनल वो पकड़ लेंगे, ठीक है। वो आपसे यही पूछेंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मे बी हमारा पीएसआईआर है या हमारा इकोनॉमिक्स है या जो भी है, उर्दू लिटरेचर है, तो सामने वाला जो है मे बी शायद नहीं जानता होगा तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा। तो हमें ये बिल्कुल नहीं समझना है। हमें जो भी ऑप्शनल है ना उसको हमें थरली प्रिपेयर करके जाना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं गई थी वहां पर इंटरव्यू देने, तो उर्दू लिटरेचर जो है वो मोस्टली किसी का होता नहीं है ज्यादातर, और ना ही ऐसा है। लेकिन मैं सलमान सर के बारे में नहीं पढ़कर गई थी इतना, मुझे पता भी नहीं था कि पैनल मेंबर में वो रहने वाले हैं। एंड उनका जो है उर्दू ऑप्शनल ही ये था, लिटरेचर था। एंड उस वक्त मैंने पढ़ा नहीं उर्दू लिटरेचर के बारे में, और मैंने इतना भी नहीं किया, और मुझे ये भी नहीं था कि सलमान सर का उर्दू लिटरेचर है। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरे से उर्दू लिटरेचर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं पैनल मेंबर के सामने गई, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब वो मेरे इस पर आए, मैं उस वक्त बिगनर थी बहुत, फर्स्ट ईयर ही था मेरा। जब मैं स्टार्टिंग में फिर उन्होंने, सलमान सर ने मुझसे कहा कि कौन सा ऑप्शनल है, मैंने कहा उर्दू लिटरेचर। तो मुझ पर उर्दू लिटरेचर के उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस कर दिए। बट मैं ऐसा था कि मेरा उर्दू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो मैं मतलब आई एम एबल टू गिव द आंसर, मैंने बहुत अच्छे से आंसर किए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको कि आपका जो भी है ऑप्शनल, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सामने वाला अगर उस ऑप्शनल का नहीं है तो वो हमसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेगा। जो बैठे हैं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस बैठे हैं, वो कोई भी ऑप्शनल है उन्होंने सबके बारे में थोड़ा ना थोड़ा पढ़ रखा है। तो आपके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसा लेके चलना है कि नहीं, क्वेश्चंस तो हमसे पूछे जाएंगे चाहे कोई सी भी ऑप्शनल का हो, तो वो प्रिपेयर करके जाना है। अब जैसे उर्दू ऑप्शनल के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं बता देती हूँ कि वो कोई भी जो है एक शेर दे देते हैं, तो बोलते हैं इसकी तशरीह करके बता दीजिए, ठीक है। या बोलते हैं कि फिर आपने कोई शेर लिखा है क्या, तो वो बता दीजिए। किसी का लॉ ऑप्शनल रहेगा तो रिसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में, रिसेंट जजमेंट जो चल रहे हैं वो उसके बारे में क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। और जो इकोनॉमिक्स है तो जो इतना सब हमारा चलता रहता है, अगर आपने देखे होंगे तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो उसके बारे में पूछ लेंगे, उनका डिफरेंशिएशन के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा डीप भी नहीं जाएंगे वो ऑप्शनल में, लेकिन यह है कि आपका ऑप्शनल है
तो वो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस तो करेंगे। तो थोड़ा सा अभी इकोनॉमिक्स के अगर लिखा जाए तो ये बहुत कॉमन टर्म है, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये सब हम लोगों को है ना बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन पर्सन को भी पता होता है। तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं कि जिन लोगों का ऑप्शनल है तो उनको तो फिर डीप में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उनसे थोड़ा सा डीप में जाया जाएगा ऑप्शनल के बारे में, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनसे भी देखिए पूछा जाएगा कि आपका ऑप्शनल क्या है। लेकिन आपने तब तक के प्रिपेयर नहीं किया है या नहीं सोचा है तो सोच के रखिए, क्योंकि वो फिर ये भी पूछेंगे कि आप इस जर्नी में आ रहे हैं और अब तक के आपने अभी तक के डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड कीजिए, चाहे तो उन्हें ये कहिए कि सर अभी हमने डिसाइड किया है बिल्कुल, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर प्रिपरेशन की ही नहीं है, यानी कि हमने स्टार्ट किया ही नहीं है, तो इसीलिए इतना ज्यादा नॉलेज है भी नहीं, और ना ही हमने स्टार्ट किया है, हम यहाँ पर आकर पढ़ेंगे। ये साफ आंसर दीजिए उनको, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल भी डिसाइड मत कीजिए, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, वरना वो यही कहेंगे कि आप जर्नी में, बोलते हैं ना अभी जैसे समंदर में आपको कूदना है तो आपको पहले तैरना सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप समंदर में कूद के तैरना जान रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आप यूपीएससी में उतरकर फिर कह रहे हैं कि हम अब तक के हमने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया, तो इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। तो पहले जो है तैरना सीखिए, उसके बाद कूदिए। तो इस तरीके से ऑप्शनल पहले चूज कीजिए, उसके बाद जो है उनको कहिए कि हमने चूज किया है लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। तो ये एक अच्छा आंसर लगता है, लेकिन ये ना कहना कि हमने डिसाइड ही नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल हॉनेस्टी से आंसर करना है, बिल्कुल हॉनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ आंसर देना है, क्योंकि वो यही सब चेक करने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितने आंसर कर रहे हैं, वो ये देखेंगे कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, आप कितने हॉनेस्ट हैं। देखिए हर इंसान को है ना समझ में आ जाता है, जब इंसान झूठ बोलता है या कुछ भी करता है ना तो जबान खुद ब खुद लड़खड़ाने लगती है ना, हेसिटेशन फील होने लगता है, और फिर वो एक को बचाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें मतलब ऐसा हो जाता है, मिंगल हो जाती हैं। तो नहीं आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग बोलो उनको, सर को कि सर या मैम रिस्पेक्टेड नहीं आता है हमको, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या किसी कोई क्वेश्चन किया है उन्होंने, आपको रिकॉल करने में टाइम चाहिए तो उनको वो भी दीजिए, उनको वो भी कहिए कि मैम मुझे 2 मिनट दीजिए, दो मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए। देते हैं वो 10 सेकेंड 15 सेकेंड आपको बिल्कुल मिलता है, ऐसा नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको पानी तक के प्रोवाइड किया गया था, नहीं हो रहा है, पानी चाहिए तो उनको कहिए कि प्लीज गिव मी वाटर, बिल्कुल। लेकिन हॉनेस्टी से आंसर करना है, बिल्कुल ये नहीं कि कुछ भी हम लोग गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। सेकेंड थिंग ना, वो हमेशा ये देखेंगे, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो ऑलरेडी दे चुके हैं, कि भाई उनका ग्राफ कहाँ जा रहा है। यानी कि जैसे कि अभी आपने दे दिया है तो वो मे भी हो सकता है, मे भी क्या वो पूछते ही हैं, जैसे अगर आप बोलेंगे कि हाँ हमने 2 बार अटेम्प्ट दिया है तो वो आपके मार्क्स पूछते हैं कि पहली बार में क्या मार्क्स रहे आपके, फर्स्ट प्रीलिम्स में कितने मार्क्स रहे, फिर वो सेकंड प्रीलिम्स का पूछेंगे अगर आपने 2 बार दिया है तो वो ग्राफ देखेंगे कि आपका कहाँ जा रहा है, ग्राफ जो है वो अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि वो यही कोशिश करेंगे ना, वो यही उसी बच्चे को लेने की कोशिश करेंगे जिसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड जा रहा हो, है ना। जो बच्चा पहले चलिए मेहनत की उसने, लेकिन वो नहीं क्लियर कर पाया, पहले वो 60 पे था, सेकंड वाले उसमें वो 75 पे तो पहुंचा, 75 पे तो पहुंचा। ये नहीं कि पहले 60 पे था, फिर उसने मस्ती वस्ती करी और डायरेक्टली वो 30-45 पे पहुंच गया, तो फिर वो अब वो फिर से हज कमेटी में बैठ के मुंबई की उसमें वो और 20 पे आ जाएगा। तो वो ये नहीं, तो इसीलिए, और ये भी नहीं करना है, हाँ हम लोगों को ये होशियारी नहीं दिखानी है कि हम लोग ने कह दिया कि हाँ हम लोगों को जो है वो पहले उसमें 60 मार्क्स मिले थे, दूसरे में 85 मार्क्स मिले, वो रिजल्ट भी मांग लेते हैं, ठीक है। और अगर आप फिर ये कहेंगे कि हाँ नहीं है रिजल्ट, ये हमने चेक नहीं किए, तो ये आपकी सीरियसनेस शो करता है कि आप मतलब यूपीएससी के लिए इतने ज्यादा सीरियस जो दिखा रहे हैं, या आप हैं भी इतने ज्यादा सीरियस, फिर आप इतने ज्यादा सीरियस है कि आपके पास ना तो उसका रिजल्ट है, ना तो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी सीरियसनेस शो करेगी। तो ये सब भी जो है हम लोगों को ख्याल रखना है कि हमारा ग्राफ क्या है, या हमारे आंसर्स किस तरीके से होने चाहिए, जो भी है ये देखना है हम लोगों को, ठीक है। और नहीं आता है ना तो बिल्कुल फ्रैंकली कि नहीं आता है। आगे देखिए इंटरव्यू जो होता है ना, मेरी आवाज आ रही है ना सबको बराबर? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल आ रही है।
ओके ओके जी। आगे हमें ये देखना है कि देखिए इंटरव्यू जो है ना वो होना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन सेम होंगे जो आपके फ्रेंड को पूछे जाएंगे वही आपको पूछे जाएंगे। मोस्टली जो डिफरेंस होता है वो किस में होता है, एक इसको ही लेकर होता है, क्या ऑप्शनल को सब्जेक्ट को लेके, और या तो एथिक्स के क्वेश्चंस थोड़े बहुत कर लेंगे, इन्हीं को लेकर अलग ही क्वेश्चन होता है। लेकिन सबका कॉमन इंटरव्यू नहीं हो सकता, ठीक है, सब क्वेश्चंस ही अलग रहेंगे। कुछ अभी जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग जो है सेल्फ से करेंगे, इसके बाद जो है ना वो दूसरा ये क्वेश्चन ये मतलब एक मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूपीएससी क्यों करना चाहते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी क्यों करना चाहते हो, या किस वजह से या किसकी वजह से, किसने आपको इतना मोटिवेट कर दिया, कौन सी चीजें आपके इतने, कौन सी चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट कर गई कि आप डायरेक्टली यूपीएससी में आना चाह रहे हो। तो बहुत सारे देखिए कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन आंसर्स होते हैं। कोई कहता है कि ये हमारा पैशन है, कोई कहता है कि पावर चाहिए, या कोई तो आप अपना आंसर ऐसा चूज करके रखिए पहले से जो आपको एक यूनिकनेस दे, ठीक है। अगर वाकई आपका पैशन है तो ये बिल्कुल मैं यही बोलूंगी कि जो आपका हॉनेस्ट आंसर है ना वही उसको डिलीवर करें, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों का आंसर हमारे टाइम पर था कि भाई उनके पापा का ये है, ड्रीम है, तो वो उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो एक्स वाई जेड वट एवर आपका भी जो भी आंसर है ना आप उसको दीजिए। क्या आपके डैड का है तो उनको कहिए, या आपका खुद का पैशन है तो उसको कहिए, या आपको पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, तो आप वो दे आंसर कि हाँ इसलिए चाहते हैं। या फ्रैंकली कि अगर आपको पैसा कमाना है तो वो भी बोलिए कि हाँ पैसा कमाना है, या और कोई चीजें अफेक्ट करी हैं आपके ऊपर, या किसी की जिंदगी इफेक्ट कर गई, या किसी की स्टोरी की वजह से आपने अपना मन चेंज किए हैं, या कुछ भी आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो। लेकिन ये जो है ना ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ये, और ये सबसे पूछा जाता है क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या, क्यों आप आ क्यों रहे हैं वाकई यूपीएससी में, कौन सी चीजें आपके ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। उसके आगे देखा जाए तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है हज हाउस में, पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। ये क्या बताता है आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, कि आप कल के दिन अगर सर्विस में जाएंगे, जैसे किसी की वीकनेस एंगर उसका वीकनेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक करते हैं आपका कि कल के दिन अगर आप सर्विस में जाते हैं तो आप कितना लोगों को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कितनी जल्दी आप गुस्से में आ जाएंगे, या किसकी बात कितनी ज्यादा सुनेंगे। तो ये जो है ये आपके वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है। तो ये आपको ये सब चीजें ना आपको पहले से ही सोच कर जानी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि आप बहुत अच्छे से मतलब कोई सी भी सिचुएशन आए, कितनी भी ज्यादा सिचुएशन आए, आप उसको कामली हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही सोच के जाना है। 4 पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ के निकाल लेने, चार पॉइंट जो है वो वीकनेस के। लेकिन ये इस पे भी ये तैयार रहना है कि अगर हम जब 4 पॉइंट वीकनेस के और 4 पॉइंट स्ट्रेंथ के बताने वाले हैं तो एनी हाउ उन पर भी क्वेश्चन डबल मतलब क्या बोलते क्रॉस क्वेश्चन होने वाला है। तो हम लोगों को ये बिल्कुल याद रखना है, ऐसा नहीं है कि हमने बस वीकनेस और स्ट्रेंथ बता दिए तो वहां पर एंड हो जाएगा। आप जो भी बताएंगे, और हो सकता है मतलब ये हो सकता है नहीं होता ही है कि वो लोग वैसे सिचुएशन भी कभी कभी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई बता दिए कि आप बहुत ज्यादा कामली हैंडल कर सकती हैं कोई सिचुएशन को, तो हो सकता है कि वो आपका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि वाकई आप में उतना काम है, तो वो वैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, आप इथिक्स तो जानते ही हैं सब लोग, आप लोग ना इथिक्स, तो ये वो कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप जो है किसी के, जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप जो है कहीं के डीएम हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, तो आप इन्वायरमेंट मतलब वहां पर जो है एसिड ड्रेन हो रही है तो आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर ये चेक करते हैं आपका इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं आपका यहाँ पर, और कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, हाउ टू रिएक्ट। तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा। तो जैसे कि आपको 2-3 सिचुएशंस दे दी जाए, अभी जैसे कि करंट, याद रखिए कि करंट से ये सारी चीजें जो आती है ना ये करंट अफेयर में आ जाएंगे। समझ लीजिए कि करंट में जो सिचुएशंस चल रही है ना अभी आपसे वो पूछेंगे। अभी देखिए बिल्कुल ताजा ताजा बिल्कुल एकदम न्यू है, अभी सब लोग ने पढ़ रखा होगा, जो अभी नन के साथ हुआ है साउथ में।
जो हमारे क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स में होता है ना नन, पता है ना सबको? हेलो। Yes, ma'am. हाँ, तो जैसे कि हुआ है, तो वो एक सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? अगर वहां की ही आप डीएम होंगे या जो भी होंगे, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है एक रिलीजियस कंट्री है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीजन है, और रिलीजन का जो मैटर है ना यहाँ पर, वो समझ लिए बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा फायर वाला मेथड है, फायर वाला रिलीजन का जो है ये मेथड। तो आप तो इस तरीके से आपको दे सकते हैं कि आपको डीएम बना दिया है वहां पे, अगर तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे? ऐसे सिचुएशन दी जा सकती है। या ऐसा बोल देंगे कि ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और इंटरव्यू है, आपका बिल्कुल टाइम पर पहुंचना बिल्कुल कंपलसरी है, और 2-3 एक्सीडेंट हो गए हैं आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? आप अगर आपका बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल लास्ट, मतलब इसके बाद आप दे ही नहीं सकते यूपीएससी का अटेम्प्ट, तो अगर आप नहीं गए तो आप वहां से भी रिजेक्ट हो जाओगे। और फिर यहाँ पर जो है आपके सामने 2-3 एक्सीडेंट है, और इन लोगों को अगर 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंचाया गया, तो ये लोग जो है मतलब मर जाएंगे। तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? तो यहाँ पर ये सब आपका दिखाता है कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं। अब कुछ लोग अगर कह देंगे कि नहीं हम यूपीएससी का ही इंटरव्यू देने चले जाएंगे, तो यहाँ पर वो भी ये देखेंगे कि ये एक सेल्फिशनेस की आ जाती है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो कल के दिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन कंट्री के ऊपर भी आई और आपको बचाने पे आई, तो आप खुद को बचाओगे और कंट्री को छोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं, आपको वो देखना है कि आप 2-3 मतलब पुलिस को या एम्बुलेंस को कॉल वगैरह करके और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आप अपने इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं 3-4, और ये बिल्कुल जो करंट के चल रहे हैं ना, उन लोगों को हम लोगों को याद रखना है कि जैसे कि अभी इन्वायरमेंट का इशू चल रहा है, रिलीजन का तो हमेशा एवरग्रीन ही मेथड ये रहता है, तो हम लोगों को ये याद रखना है। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कि आज बहुत ज्यादा आपको पता ही है क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जिस तरीके से अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया में रहने के प्रॉस भी मैंने बताए, कॉन्स भी बताए। ठीक है, सेम इसी तरीके से सोशल मीडिया यूज करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स भी हैं। आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा कि आप सोशल मीडिया, ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर क्या आपका मतलब है, क्या उससे हमेशा फायदा ही होता है या नुकसान भी होता है? आप कोई भी आंसर करें, कोई भी, मैं सिर्फ ये सोशल मीडिया के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ओवरऑल आप पूरे इंटरव्यू में आपको हमेशा बुद्धा का पाथ लेके चलना है, मीन्स मिडल पाथ। आपको कभी भी पूरा बहुत अच्छा गवर्नमेंट को नहीं बताना है, ना ही बहुत बुरा बताना है। इवन अगर पैनल मेंबर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट की बुराई करनी भी पड़ रही है, जैसे अभी कोई रिलीजन का ही मेथड ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, उसमें आपको बोलना पड़ा कि ठीक है इनटॉलरेंस है ये हमारी गवर्नमेंट, ये वो, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, अगर हम बोल भी रहे हैं ना, तो हम लोगों को उसको काउंटर करने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी बतानी है कि उससे बैलेंस हो सके। जैसे कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि थोड़ा इनटॉलरेंस दिख रहा है, तो हम लोगों को ये भी बोलना है कि ठीक है, फिर मतलब जो हमारा ये थी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए इतनी बड़ी जमीन हम लोगों को इसी गवर्नमेंट से मिली है, ताकि हमारा जो आंसर है वो बैलेंस हो जाए। कभी भी मिडिल पाथ ही लेकर चलना है, कभी भी बिल्कुल ज्यादा मतलब अगेंस्ट भी नहीं जाना है, और कभी भी बिल्कुल गवर्नमेंट की तारीफ भी नहीं करनी है, हमेशा मिडिल ही लेके चलना है। तो हम लोग सोशल मीडिया पे थे, तो सोशल मीडिया के बारे में भी यही है कि उसके जब रोल आप बताएंगे, तो क्या अच्छाई है वो बिल्कुल बताइए, क्या बुराई है। फिर वो ये पूछते हैं कि सोशल मीडिया का आपकी जिंदगी पर क्या असर है, या आपके एजुकेशन में कितना रोल है, तो आप ये बताइए कि आपको वहां से क्या क्या फायदे होते हैं, वो आप बिल्कुल बताइए। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया से कितने कनेक्टेड है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहोगे तो वो करंट अफेयर के बारे में भी उतने ही क्वेश्चंस पूछेंगे। आप जिस दिन जाएंगे, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू रहेगा, तो उस दिन का न्यूज़पेपर सुबह का पढ़कर जाना, क्योंकि पैनल मेंबर जो आते हैं उनके पास ही क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो वहीं से पूछते हैं ज्यादातर कि आज ये चल रहा है। अभी जैसे कि आप पॉलिटी में ले लेंगे, तो पॉलिटी का करंट अगर आप देखें, तो हमारे जो वाइस चेयर पर ये है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने रिजाइन किया है। ठीक है, तो
इसी से क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब यहाँ का हम लोगों को आर्टिकल पता होना चाहिए कि वो कौन से आर्टिकल से उन्होंने रिजाइन किया है, या हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो वो ये देखेंगे कि हाँ कि कितना हम लोग इतने मतलब कितने ज्यादा करंट से रिलेटेड हैं और कितने ज्यादा हम लोग समझ पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों को यही नहीं पता कि जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिजाइन किया है, वो कौन से आर्टिकल में आता है। यही नहीं हम लोग को पता रहेगा तो वो समझ ही जाएंगे कि इसकी पॉलिटी की नॉलेज कितनी है एंड देन करंट की कितनी है, क्योंकि ये दोनों से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ईडब्ल्यूएस का हम लोगों को पता होना चाहिए। अभी तक के ईडब्ल्यूएस का और जीएसटी का ये सारी चीजें जो है वो आ चुकी हैं बहुत पहले से, लेकिन अभी भी ये करंट में ही मानी जाएगी। तो इन सब के आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पता होने चाहिए कि किस जीएसटी जो है 101 से आया है और ईडब्ल्यूएस जो है वो 103 से आया है। तो ये सब याद रखिए आप लोग, है ना। और जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन से स्टेट से है वो अपने को पता होना चाहिए कि वो वेस्ट बंगाल से है। प्रेसिडेंट है हमारी फर्स्ट टाइम जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी से बनी है, कौन से ट्राइबल से बनी है। ये जो चीजें हैं ना जो हमारी करंट चल रही हैं और जो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड हैं, तो ये दोनों को मिक्स्ड करके हम लोगों को मतलब स्टडी करनी है ताकि हम लोग बराबर से आंसर दे पाए। ठीक है। और आप जो है वो ये भी पूछेंगे कि आप कितने, मोस्टली ये पूछते हैं कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करती हैं, ठीक है, या करते हैं। तो आपको वो बताना है कि किस तरीके से आप जो है वो टाइम मैनेज करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना आपका मेंटल अलर्टनेस, आपकी जो है मतलब लॉजिकल, आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं या आप किस तरीके से अपने आंसर को कन्वे कर पा रहे हैं। देखिए बहुत सारे आंसर्स ना हम लोगों को नहीं मालूम होंगे, ऐसे वो क्वेश्चंस करेंगे कि नहीं मालूम होंगे, लेकिन आप उसको भी किस तरीके से अपने ऊपर ले रहे हैं। यानी कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ज्यादा टेंशन तो में तो नहीं आ जा रहे हैं या बहुत ज्यादा घबरा तो नहीं जा रहे हैं उसकी वजह से आगे। और एक नहीं आ रहा है ना तो उनको बोल दीजिए नहीं आ रहा है, ये नहीं कि घबराहट की वजह से आगे पीछे जितने भी क्वेश्चंस फिर याद हो वो सब कुछ भूल जाएं। तो वो ये सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपके वर्ड्स कैसे हैं, आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर हम लोग देखें तो वो अभी आपको मोस्ट फेवरेट पैलेस्टाइन एंड इसराइल का तो इशू चल ही रहा है, आप लोग सब जानते होंगे ये। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ना बहुत ज्यादा एवरग्रीन है। अब वो इसराइल की कंट्रीज पूछ लेंगे, है ना, वहां से कोई बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वहां से कोई रिवर पास होती है क्या, वो ये पूछ लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना अपने को याद होनी चाहिए। फिर हम लोग ऐसा सोचेंगे मतलब हम लोग ये नहीं करके जाते और फिर पूछते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि यार इन लोग पूछ क्या रहे हैं, कहाँ से कुछ, लेकिन ये जो है ये अभी करंट में बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल करंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल चल रहे हैं। या अभी इस इंडिया का इसके ऊपर, या आपको ही बोलेंगे कि आपका इसके ऊपर क्या मतलब विचार है पैलेस्टाइन एंड इसराइल के इशू पे, क्योंकि ऐसे ही मतलब जो 2-3 है, ऐसे ये जम्मू एंड कश्मीर की इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में भी 2-3 है। तो इसके बीच में ये जो थेरीज हैं तो इसके वो यही आपका जानना चाहेंगे कि आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। ठीक है, आप किस किस तरीके से थिंक कर पा रहे हो, क्या आप सोच पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो। तो ये आपको वो यही चेक करेंगे। आपकी जितनी नॉलेज थी वो देख चुके हैं वो, अब वो जो देखना चाह रहे हैं वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, आपकी मेंटल अलर्टनेस, आपकी लॉजिकल पावर एंड हाउ टू कन्वे द आंसर्स, ये देखना चाह रहे हैं। तो आपको वही आपका दिखाना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और आप किस तरीके से अपने आंसर्स दे पा रहे हैं। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो उनको फ्रैंकली अच्छे से बोलिए कि मैम और सर नहीं आ रहा है हम लोगों को ये चीजें। तो यहाँ पर ये कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस मैं फिर से बता देती हूँ कि आपके बारे में पूछेंगे, वो योर सेल्फ मतलब आपका सेल्फ बताइए। सेकंड, आपको जो यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं या किसने आपको मोटिवेट किया है या कौन सी चीजें आपके ऊपर इफेक्ट करके गई, आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट वो पूछेंगे, आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन रहता है कि अभी यूपीएससी में आने पर आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं, कि मतलब किसी को फाइनेंशियल चैलेंज होता है कि नहीं है उसके पास इतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस, या किसी को इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, या किसी को फैमिली बैकग्राउंड से कि फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है तो वो आपके चैलेंजेस पूछेंगे, किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चैलेंज। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये भी रहता है कि हज कमेटी को ही क्यों चुना आप लोगों ने।
बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ये कर सकते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जामिया जा सकते हैं, अतिया जा सकते हैं, है ना। तो सिर्फ ये ही क्यों चुने? अब ऐसा नहीं जवाब देना है कि हमारा सिर्फ एंट्रेंस हज हाउस में क्लियर हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल आंसर ये नहीं करना है कि हज हाउस में क्लियर हुआ इसलिए हमें हज हाउस में आए, ऐसा नहीं देना है। हज हाउस में क्यों आए हैं वो भी याद रखना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जैसे कि कोई आंसर देता है ना कि यूपीएससी क्यों चुना है, तो कोई बोलता है कि हम लोगों का मतलब पावर है, पोजीशन है या पैसा है। तो ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आपको पावर भी है, पैसा भी है, बहुत है ना। आप सीए करेंगे तब भी आपको पावर है, पोजीशन है, पैसा है। एमबीबीएस भी करेंगे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा पैसा है। वाई ओनली यूपीएससी? तो आपको है ना ये चीजों के लिए तैयार रहना है, और इसके ऐसे आंसर्स याद करके या सोच के रखने हैं हम लोगों को कि जब वो सामने वाले जो है ना हमारे आंसर से सेटिस्फाइड करें, ठीक है। कभी भी ये कोशिश करना है कि आप कोई भी आंसर करें, इवन आप आंसर मना भी कर रहे हैं कि हमें नहीं आता, सामने वाला अपने आंसर से सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया का रोल पूछने वाले हैं, तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो, और किस तरीके से कन्वे करना है ये आप लोगों को खाली ध्यान में रखना है। बाकी जो है आपके मतलब जीएस में जो भी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके आंसर्स वो पूछेंगे ही, बहुत कॉमन रहेगा। और जो ऑलरेडी दे चुके रहेंगे तो जाहिर सी बात है उससे थोड़ा सा डीप पूछा जाएगा। ऑप्शनल पे हमें कमांड रखनी है थोड़ी सी, ये याद रखना है कि अगर हमारा जो भी ऑप्शनल है उस पे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, तो हम लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से था। अब आप मैम लोगों सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मैम अभी हमारा ऐसे बाकी है जो भी वहीं जाकर के होगा उसके हाँ, बारे में हम लोग रिटर्न के जीएस के बाद इंटरव्यू लेंगे, फिर वो ऐसे लेते हैं। ऐसे और इंटरव्यू दोनों साथ ही होता है ना आसपास, आई थिंक इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग। जी 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 ठीक है। अच्छा मैम, ये लैंग्वेज का तो कोई इशू नहीं है? कोई बच्चे अगर हिंदी में इंटरव्यू देना जी जी चाहे? जी जी अच्छा हुआ सर आपने मुझे याद दिलाया, ये मुझे याद था, मैं भूल गई ये लैंग्वेज का। देखिए अगर आपको इंग्लिश में देना है तो बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश में बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, हिंदी में होते हैं, तो आप वो भी बोलिए। अगर बायलैंग्वेज में भी है ना, तो सामने वाले को बोल दीजिए कि सर मैं बायलिंगुअल में बात करने वाली हूँ या बात करने वाला हूँ। वो बिल्कुल भी कोई भी ये नहीं होता है, वो बिल्कुल बहुत फ्रैंकली आपको दोनों ही लैंग्वेज में से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं होएगा। करंट अफेयर्स में जो चीजें मैम ने बताई है वो है, इसके अलावा भी आप लोग देख लेना जो करंट में जो बर्निंग इश्यूज हैं उस पर थोड़ा बेसिक चीजें नहीं, थोड़ा उससे रिलेटेड चीजें भी पढ़ लेना। वो इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है आप सभी से। और बाकी मैम एक क्वेश्चन था। जी मैम जैसे हज हाउस को 2 साल बंद हुए होगी और अभी वापस जी स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ जी पर जी जो सीनियर फैकल्टी है या फिर जो सीनियर्स होंगे वो तो अवेलेबल नहीं होंगे, अनलाइक जैसे जामिया या किसी जामिया अंदर के अंदर होते हैं। जी तो जी वहाँ जी हमारी रहनुमाई के लिए कोई फैकल्टीज होंगी या कोई सीनियर्स वहाँ पर रहेंगे या फिर कैसे होगा, थोड़ा बता दीजिए प्लीज। देखिए मैं बता, वैसे तो ये पूरा बंद होकर फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां तक कि अभी मुझे पता चला है इंटरनल से कि वहां पर प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो नहीं रखा जा रहा है, मतलब सीनियर्स को नहीं रखा जा रहा है। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया भी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि दूसरा जामिया ही है, जामिया आती है। तो जब आप लोग वहां पर जा रहे हैं ना, तो वो इतना एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आप लोगों का बेस स्ट्रांग है, ठीक है। बेस स्ट्रांग होने के बाद जो है वो आप लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस कर ही चलते हैं। फिर भी वहां पर जो है, जो ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि जो ऑलरेडी वहां से पास आउट है, जो वहां पे जो भी मेल मेंबर हैं या जो भी फीमेल हैं जो अभी यहाँ पर करंटली वो सर्विस में है, तो जब जब उन लोगों को टाइम मिलता है वो वहां पर आकर लेक्चर्स मतलब अपने प्रोवाइड करते हैं, या अगर नहीं भी प्रोवाइड करते हैं तो वो थोड़ा गाइड बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और वहां पर जो है ना ऐसे थोड़े गाइडेंस के लिए लेक्चर्स रखे जाते हैं मोस्टली प्रोबेबली। अब इस बार का हम लोग क्या करने वाले हैं अभी थोड़ा इतना क्लियर कट आइडिया नहीं है। मैम मीनवाइल जब हम इन केस हम आरती हजाउस में चले जाते हैं और हमारा कोई स्टेट का कोई एग्जाम है, तो मीनवाइल हम लोग जा सकते हैं उसको देने के लिए या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन है जाने की? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन यह है कि आपको एप्लीकेशन देकर जाना पड़ेगा। वहां पर जो भी मेंटर हैं, आपको एक फीमेल और एक मेल मेंटर वहां पर मिलेंगे, तो वहां पर उनको ये देकर, आपका एप्लीकेशन देकर, आपके जो भी हॉलीडेज हैं वो सैंक्शन कर आपको जाने रहेंगे। मैम वहां फीस पर के थोड़ा सा कंसर्न है मैम, जो फी वगैरह होती है उसकी जी 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 मंथली फी या फिर
जो फूडिंग की होती है वो थोड़ा-सा बता दीजिए कि देखिए बिल्कुल मिनिमल रहती है वो, क्योंकि आपकी जो है ना ये पूरी सब्सिडाइज़ फीस रहेगी। पूरी मतलब आपकी जैसे कि 6000 रुपीज़, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ 6000 रुपीज़ अगर आपकी मंथली है, तो इसमें से 50% जो फीस है वो हज कमेटी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी भरती है और 50% आपको देनी रहती है। तो ये बिल्कुल सब्सिडाइज़ है। आप समझिए कि आप मुंबई और मोस्टली मतलब क्राफिड एरिया में, जहाँ पर बिल्कुल जो मेन पीक एरिया है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में रहते हैं। इतना उसका कॉस्ट मतलब बहुत कॉस्टली एरिया है वो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ये बहुत सब्सिडाइज़ फीस होती हैं। तो मैम 6000 के अंदर मेस इंक्लूड है और बाकी जो अदर चार्जेस है एवरीथिंग ना? जी, जी, मेस की ही इंक्लूड रहेगी और बाकी के जो आप अगर कोई आपको ज़ेरॉक्स वगैरह रहेगा, जो भी प्रिंट आउट रहेगा, तो ये आपको खुद का देना रहता है, वो सब इंक्लूड नहीं होता है। मैम कोई एक भी चीज़ बुक और है वगैरह। कि इसके अंदर टॉप 50 जो बच्चे होते हैं और 51 से 100 तक होते हैं, उनके लिए चार्जेस अलग होते हैं। वही मैं कह रही हूँ, अभी इतना ज़्यादा क्लियर कट आइडिया है नहीं है, लेकिन ऐसा कोई चार्जेस अलग नहीं होते हैं। ये तब होता है तब जब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर एप्लीकांट आ जाते हैं ना, लेकिन अभी देखिए न्यू स्टार्ट हो रहा है तो देखते हैं। मैम ड्रेस कोड के बारे में बता बढ़ने दीजिए। की प्रोबेबिलिटी है क्या? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? मैम ड्रेस कोड के बारे में कि इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? ड्रेस कोड देखिए बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस पहनकर जाइए। अगर गर्ल्स हैं, अगर आप बुर्का कैरी कर रही हैं, तो वो बुर्के पर बिल्कुल भी ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं कि आपने बुर्का क्यों कैरी किया है। लेकिन अगर आप बुर्का कैरी नहीं कर रही हैं, तो आप बिल्कुल लाइट कलर का शलवार सूट और बिल्कुल स्कार्फ जो है आप पहनकर जा सकती हैं। सेकंड थिंग, अगर हम लोग बॉयज़ का देखें, तो वो भी अगर टोपी वगैरह लगा रहे हैं, तो उसमें भी बिल्कुल ये नहीं है। और आपका जो फॉर्मल रहता है ना, फॉर्मल पैंट और ये वो पहनकर आप कुर्ता पजामे भी जाए, बिल्कुल लाइट कलर मीन्स बिल्कुल व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा भी पहनकर जाए, तो बिल्कुल। और अंदर का जो है मतलब अगर बिल्डिंग देखा जाए, तो वहाँ पर जो है ना सेपरेट कर देते हैं गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स जो हैं वो 17 फ्लोर पर रहती हैं और बॉयज जो हैं वो 12th फ्लोर पर रहते हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ा गर्ल्स को ये बोला जाता है कि जब वो आप क्योंकि 24/7 आप सीसीटीवी कैमरे में रहते हैं। हज हाउस की जो बिल्डिंग है वो माइनॉरिटी की बिल्डिंग है, इसलिए हर जगह पर कैमरे हैं, हर जगह पर। सिर्फ मतलब रूम्स को छोड़ के। तो इसलिए हम लोगों को उस हिसाब से रहना है कि हम लोग जो है सीसीटीवी कैमरे में हैं, तो गर्ल्स जो है हमेशा उनको बोला जाता है कि वो थोड़े मतलब वेल मैनर्ड में और वेल मतलब बॉयज भी अच्छे से ड्रेस पहने, तो फॉर्मल ही पहनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? नहीं, जैसे मैम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि फॉर्मल में जाना चाहिए या फिर इनफॉर्मल लाइक मतलब फॉर्मल ट्राउजर फॉर्मल वगैरह में चल फॉर्मल जाएगा? नहीं, फॉर्मल में जाएं। जब जैसे आप उठेगा तभी। और अगर ना हो तो फिर लेना पड़ेगा क्या? आपके पास क्या है बताएं? मतलब जैसे ट्राउजर हो, नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज वगैरह, ये इसमें इंटरव्यू में जा सकते हैं? आपके पास एक कुर्ता पजामा होगा व्हाइट कलर का या पैंट शर्ट होगी, जी जी। तो उसमें जा सकते हैं, ठीक ओके। है जी। ट्राउजर को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। और मैम मैम जी मेरा एक क्वेश्चन था मैम। जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो सीनियर्स है वो हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहेंगे, बट मैं ये जानना चाह रही थी बिकॉज 2 साल से लाइक हज हाउस बंद था तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे हमें फैकल्टी किस तरह की मिलेगी और लेक्चर्स के शेड्यूल किस तरह होंगे? लाइक वो पूरे वीक में होते हैं या किसी किसी दिन होंगे कि सीनियर्स आके देते हैं, या किस तरह से पैटर्न है, वो मैं थोड़ा समझना चाह रही थी मैम। नहीं, देखिए वहाँ अभी अभी वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट वो आई थिंक फैकल्टी वगैरह टॉप अप के लिए रखेंगे। जब आपके सिलेक्शन होंगे वहाँ पे फिर उसके बाद बताया जाएगा आई थिंक। सीनियर्स को बुलाते हैं, जैसे सबीना मैम ने कहा सीनियर्स आते हैं वहाँ पे। जी, तभी बताया जाएगा। और मैं वही बता रही हूँ कि वहाँ पर जो पास आउट स्टूडेंट हो चुके हैं, मतलब जो अभी सर्विस में है ना, वो गाइड करने के लिए आते रहते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है। जैसे कि 15 दिन का टाइम मिला तो वो 15 दिन के लिए आप ही के साथ रहेंगे, आपके आंसर्स भी चेक करके दे दिया करेंगे, आपका लेक्चर्स भी रखेंगे, वो अपनी नोट्स भी शेयर करेंगे। और ऐसे ही जो वो स्टूडेंट्स है जो सर्विंग है, मतलब जो ऑलरेडी IRS IPS बन चुके हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जैसे कि जो अभी सर्विस में नहीं है लेकिन उन लोगों को एक्सपीरियंस है, लेकिन वो हज हाउस के ही स्टूडेंट है, ठीक है? तो उन तक के भी अप्रोच किया जाता है, उनको भी ऐसे 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए बुलाया जाता है। और वो स्टूडेंट की डिमांड पे भी होता है कि कभी कभी जैसे स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है या ये है, हमें इनके लिए कुछ चाहिए, तो आपके डिमांड पर भी उन लोगों को अप्रोच करते हैं और फिर उन लोगों को बुलाते हैं।
तो ये आप मैम इंशाल्लाह सिलेक्शन के बाद देखिए। जी ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम प्लीज थोड़ा ऐसे के बारे में कोई आइडिया हो कि फिलोसफिकल है या करंट पे बेस्ड देखो, आते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे सा। के लिए जिन बच्चों ने जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम नहीं अटेंड किया है, और जिन्होंने किया है उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया है, जूबिया मैम ने ऐसे के बारे में बहुत बेसिक से एडवांस तक बताया है, गिविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। हम आप लोगों को इस ग्रुप में उस जो कंपाइलेशन है ऐसे की, उस वीडियो की लिंक दे देंगे आपको। वहां पे जाकर सारी वीडियो देख लो, बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा। प्लस जो हमने टॉप 20 ऐसे निकाले थे उनसे भी फायदा होगा, वो भी मैं दे दूंगा। इवन कि जामिया आरसी में भी उससे रिलेटेड चीजें आई थी, तो जामिया आरसी में बहुत फायदा हुआ है बच्चों को, और यहाँ पे भी फायदा होगा। तो वो वीडियोस देख लो, इट इज मोर देन इनफ एज ऑफ नाउ। तो वो देख लेना आप, बहुत फायदा करेगा आपको। तो उसकी लिंक मैं भेज ओके दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर, थैंक यू, आप लिंक शेयर कर दीजिए सर, हाँ थैंक यू सो बिल्कुल, मच। उसमें बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा आपको, किस एरिया से क्या पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया गया है। तो अब देखो, जहाँ तक मैम ने बताया है वहाँ के अफेयर्स मैम के मेरा एक डाउट है। जी पूछिए यार मैम। मैम मेरा एक डाउट है। सर, जी जी बोलिए ना। post exam, how many days will it take to like release the final results? हेलो। Yes मैम, मेरा एक डाउट था कि post exam how many days will it take to release the final results? देखिए मोस्टली अगर देखा जाए तो 15 दिन का तो टाइम लगता है, 10 से 15 दिन का टाइम वो लेंगे, क्योंकि जो रहेंगे मतलब आंसर चेक करने में, ये करने में टाइम जाता है, और रिव्यू करने में और पैनल को अरेंज करने में भी टाइम जाता है, तो 10 से 15 दिन लग जाएंगे आराम से। मैम मेरा एक Ma'am, if Okay someone, मैम, thank you. ma'am, मैम if मेरा someone एक has some क्वेश्चन long है। hairs, can he give interview in that long hairs? Yes, yes, of course. Okay, okay, ma'am. They don't have any problem with beard, with mustache, with long hair. They don't have any problem. Okay, you can freely give मैम the your interview. जी मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बोलिए मैम ना। जैसा आपने बताया कि आपका उर्दू ऑप्शनल था और आप काफी जी स्ट्रांग थी, बट मैंने भी जी अपना जी। ऑप्शनल उर्दू ही चुना है, बट अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया, बस इस साल से प्रीलिम्स के बाद से शुरू किया। तो ओके मुझे इसके लिए अगर उन्होंने कुछ काउंटर क्वेश्चन किया मेरे ऑप्शनल को लेके और मैंने अभी जी अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो मुझे जी। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? तो मैंने आपको कहा है ना कि अगर आप उसका आप बिल्कुल अभी स्टार्ट हैं, देखिए उर्दू ऑप्शनल आप ले रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपने 10th में उर्दू किया है, इसीलिए आपने उर्दू ऑप्शनल लिया है। बिल्कुल आप बिल्कुल न्यू नहीं है उर्दू के लिए, ठीक है। यस मैम, यस। हाँ तो लेकिन आप सामने वाले को ये बता रही हैं कि आप जो है उर्दू ऑप्शनल ले चुकी हैं, लेकिन अभी आपका प्रिपेयर नहीं है यूपीएससी के लिए, लेकिन यू नो उर्दू वेरी यस वेल। मैम। सिंस चाइल्डहुड आई यू नो उर्दू वेरी वेल, है ना, ये आप बता चुकी हैं उन लोगों को। तो इसीलिए जब आप 10th तक के भी अगर जाएंगे ना, तो वो लोग हम लोगों को 10th तक के भी तशरीह करने आती है, वजाहत करने आती है, आपको पता है ना ये। या मैम, आई नो। हाँ तो वो ऐसे ही करेंगे कि आपको एक शेर दे देंगे और वो कहेंगे कि इसकी तशरीह कीजिए, या एक पैराग्राफ दे देंगे कि इसकी वजाहत कीजिए, ठीक है। या वो आपसे बोलेंगे कि मतलब कोई कोई शेर के वर्ड्स दे देंगे, जैसे कि कुछ शेर अब उर्दू में होते हैं, गैसू का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी ये वर्ड्स जो हैं आपको ये बताएंगे कि आपको उर्दू की कितनी नॉलेज है, आप गैसू को क्या समझ पा रही हैं, ठीक है, रुखसार को क्या समझ पा रही हैं। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप नहीं है प्रिपेयर तो उनको कह दीजिए कि जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन यह है कि हाँ आप वो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, तशरीह करेंगे, तो उसकी कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से तशरीह कर पाएं। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम ड्यूरेशन कितना होता है, एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स तक होता है या उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं? किस चीज के लिए? मैम हज हाउस में जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो जी जी उनका जी, ये duration सिर्फ जी ये प्रीलिम्स तक के ही है, लेकिन आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं आपको आगे के मेंस के लिए भी। मैम, थैंक यू मैम। मैम हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं कि 1 ऐसे लिखना होता है? हाउ मच टाइम फॉर ऐसेज? ये आई थिंक सो 2 ऐसे लिखने होते हैं, और एक ऐसे के लिए वो 45 मिनट्स देते हैं, और दूसरे ऐसे के लिए भी। मैं ऐसे के लिए ये बोलूंगी कि आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में लिखिए। मैंने कॉल करी थी तो उन्होंने बोला था कि एक ऐसे 500 to 600 हाँ, वर्ड्स के मैं लिए। यही बता रही हूँ कि ये अभी तक के नहीं क्लियर कर पाए हैं वो लोग कि कितने ऐसे लेंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे उन्होंने 2 ऐसे लिए थे, 45 मिनट का एक था और दूसरा 45 मिनट का।
तो वो खैर उन लोग जैसे जैसे डेट आएगी तो वो क्लैरिफाई कर दिया जाएगा आप लोगों को कि कितने ऐसे रहेंगे और कितने वर्ड्स का और कितना टाइम लिमिट दिया जाएगा। ऐसे में ये है कि आप अपनी लैंग्वेज पे जो भी जिस लैंग्वेज पे कमांड है उस लैंग्वेज में लिखिए। करंट से मतलब करंट से अटैच करने की कोशिश कीजिए। आप स्टार्टिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो स्टार्टिंग उसी तरीके से कीजिए जैसे कि बताया जाता है कि किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी कॉल से या किसी भी प्रोवर्ब से। ये आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए। और ऐसे को फर्स्ट पेज पे जो है वो डेटा मत दीजिए डायरेक्टली। आप स्टैटिस्टिक्स नहीं डालना कभी भी फर्स्ट पेज पे। आप ये जो है सेकेंड थर्ड पेज से स्टार्ट कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लिंक करने की कोशिश कीजिए। एक पैराग्राफ जो है पॉलिटी से, एक पैराग्राफ इन्वायरमेंट से, एक पैराग्राफ जो है वो लॉ से। ठीक है, इस तरीके से लिंक करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई वुमेन्स के बारे में आ रहा है या किसी चाइल्ड के बारे में या एजुकेशन के बारे में या फार्मर्स के बारे में, है ना, तो उसके पास अगर आपको डेटा है या उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो डालिए। और करंट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है ना, जो इतने सारे रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, यूनिसेफ निकालता रहता है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर की आ जाती है जो वुमेन्स के रिलेटेड है, तो वो डालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैम कोई जी बोलिए। मैम कोई गर्ल्स एंड बॉयज का कोई रेशियो मेंटेन होगा? जैसे 80 लोग हैं मुस्लिम माइनॉरिटी से, तो उसमें क्या गर्ल्स एंड बॉयज का कोई रेशियो रहेगा या पॉसिबल है कि 80 मेल्स हो सकते हैं या फिर फीमेल्स भी? देखिए ये थोड़ा गर्ल्स का रेशो कम ही रहता है वहाँ पर, बॉयज का रेशो ज्यादा रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है अभी आप लोगों के एग्जाम क्वालिफाई करने पर। अब जैसे कि गर्ल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, एजुकेशन में आगे जा रही हैं, तो मोस्टली अगर ज्यादा एजुकेशन मतलब ज्यादा निकल गई गर्ल्स, तो वो हो सकता है कि इस बार बॉयज कम हो और गर्ल्स ज्यादा हो। तो ये रेशो जो है वो हर साल डिफर करता रहता है, तो इसका आप टेंशन ना लीजिए। आप अपनी एक सीट सोचिए बस। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम सिलेक्शन रेशियो कैसे होता है? जैसे अभी 286 स्टूडेंट को उन लोग मुंबई बुलाया। जी जी बोलिए। मैम जैसे अभी उन लोग 286 स्टूडेंट को मुंबई पे बुलाया ना, तो सिलेक्शन रेशियो क्या होगा मैम? जैसे अगर सिलेक्शन रेशियो देखा जाए तो वहां पर अभी जो सीट्स हैं वो 120 ही होती है मोस्टली। ठीक है, तो अभी 286 को बुलाया गया है, तो ये 120 इसमें से ये किया जाएगा, जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऐसा रहता है कि 50% गर्ल्स रहती हैं, 50% बॉयज रहते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा रेशियो जिसका अच्छा होता है, जैसे कि गर्ल्स का बहुत अच्छा है मतलब एंट्रेंस अच्छा है, इंटरव्यू अच्छा है, तो वो रेशो जो है वो कम ज्यादा जाता है। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो 120 सीट रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट का मतलब ये हम हज कमेटी वालों को नजर आता है कि बहुत ज्यादा ही बच्चा अच्छा है, क्वालिफाइड है या होप्स हैं बहुत, तो 120 से एट लास्ट 150 कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हेलो मैम, मैम वहाँ पे टेस्ट को लेके क्या फैसिलिटीज वगैरह है? मेंस और प्री के टेस्ट सफिशिएंट वो प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि मुंबई में बाहर से तो ऐसे मिलेगी, दिल्ली में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी 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 ऐसे जो आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हज कमेटी की कोई टेस्ट सीरीज बनती है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो रहते हैं, जैसे कि विजन के चल रहे हैं या ये चल रहे हैं, तो वही टेस्ट सीरीज जो है आपको परचेस कर आपको दी जाएगी, ऐसा है। ये प्रोवाइड की जाएगी। विजन और फॉरम के दी जाते थे, एंड जो मेंस के पेपर बनते हैं वो वहाँ पर खुद बनते हैं। और मेंस के जो है आपको आंसर लिखने के लिए अपना अलग से टाइम दिया जाता है। आपको एक मतलब ऑडिटोरियम है, वहां पर जाकर आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं टाइम पीरियड में। तो वो जो मेंस का आंसर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से बनता है। तो वहाँ के ऐसा प्रोवाइड किया जाता है आपको टेस्ट सीरीज। तो रेगुलर बेसिस वगैरह होती है? जी बेटा, सीरीज होते हैं, बराबर होते हैं। जब जी बोले। जी मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज देंगे क्या, कि सिर्फ जीएस का ही? नहीं, देखिए ऑप्शनल के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ जीएस के लिए ही मिलती है। ऑप्शनल का खुद को आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, या अगर आपके मतलब कलीग्स रहेंगे जो आपके साथ रहेंगे, ऐसा रहता है कि 3-4 लोग जो हैं सेम ऑप्शनल के हैं, तो 3-4 ने सेम ने मिलकर अगर ले लिया टेस्ट सीरीज, तो ऐसा। लेकिन ऑप्शनल की प्रोवाइड नहीं होती है। और किसी का कोई तो मैम ऑप्शनल के लिए एक करके बोलिए।
जी मैम ऑप्शनल के लिए जो टेस्ट सीरीज अगर कोई पर्सन लेता है तो वो अपने इंडिविजुअली फाइनेंस के ऊपर लेगा, उसके लिए हज कमेटी कोई फंड नहीं करेगी? नहीं नहीं, उसको हज कमेटी फंड नहीं करेगी। वो आपको अपने ऊपर फाइनेंस पर लेना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द मोस्ट वेलकम। बेस्ट कन्वर्सेशन। आप लोग मैम टेंशन ना लो जो मेंस टेस्ट के लिए। हमें मिलेंगे, जी सर क्या बोल एक रहे हैं डाउट था आप? जी मैम, जो हमें टेस्ट सीरीज मिलेंगी तो उनका जैसे मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा तो वो वहीं पर इवेल्युएट हो जाएगा ना? मतलब इवेलुएट तो होगा, उसके साथ आपको वहाँ पे मॉडल आंसर दे दिए जाएंगे। अगर जैसे इवेलुएशन नहीं होता है या बहुत सारे बच्चे होते हैं इवेलुएशन नहीं हो रहा है तो मॉडल आंसर्स दे दिए जाएंगे। आपको उसे टैली करना पड़ेगा आपके कि आपने क्या आंसर्स लिखे हैं, मॉडल आंसर क्या है, और जो आपके ऐसा लगता है कि ये पॉइंट होना चाहिए या ये रिपोर्ट होनी चाहिए तो उसको वहाँ पर ही इंक्लूड कर लेना है अपने आंसर्स में। ओके मैम, देखो ये जो भी है ना टेस्ट सीरीज, मॉक इवोल्यूशन, ये भी जो भी आप लोग पूछ रहे सवाल, तो इसमें हो सकता है चेंजेस, मतलब कुछ और भी बेहतर किया बिल्कुल जाए इस बिल्कुल। बार, क्योंकि 2-3 साल बाद ये ओपन हो रहा है तो चीजें प्रिसाइजली वैसी नहीं हो सकता उससे बेटर हो या फिर कुछ चीजें नहीं भी हो। कम भी हो। हाँ, यस तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बट एट द एंड जहाँ पे आप लोग जा रहे हो उनकी परफॉर्मेंस, मुझे लगता है जामिया आरसी के बाद हज कमेटी है। और एम्बियंस की बात की जाए, जो मैम ने शुरू में बताया था कि वहाँ पे 5 स्टार जैसी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा साफ सुथरा सब चीज रहता है। आई थिंक वो जामिया आरसी से ही बेटर आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ का इंतजाम मैं ये कह सकती हूँ कि जामिया आरसीए से बेहतर है, क्योंकि मैंने जामिया आरसीए को भी पर्सनली देखा है, वहाँ का खाना भी देखा है। मेरा तो पर्सनल इंटरव्यू रहा, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हज कमेटी से। और वो लोग तो सीरियस है वहाँ वहाँ पे, जो मैनेजमेंट चलती है वहाँ पे मैंने यस देखा भी है, और एक बार मैं भी गया था, तो चीजें अच्छी तरीके से वो करते हैं और रिजल्ट उनको वहाँ दिखता है, मतलब हर बार वहाँ से कुछ न कुछ रिजल्ट आ रही थी। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, हर एक चीज मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद भी अगर आपको वहाँ पे मन नहीं लग रहा है तो फिर आप फिल्मी दुनिया में अपना भविष्य आजमा सकते हैं। मुंबई है, बॉलीवुड जाना, एक्टर या एक्ट्रेस बनना, तो उसमें भी आजमा सकते हो आप लोग। ठीक है, वो भी अपॉर्चुनिटी मुंबई में मिलेगी आपको। सो एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट आप लोग एक अच्छे प्रोसेस में जा रहे हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा करें। जो भी हो सका हमसे आप लोगों की मैंने इस सेशन के थ्रू, थैंक यू वेरी मच समीना मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मोस्ट एक एक वेलकम चीज़ों सर। को बताया, समझाया और बहुत ही डिटेल में वेल कम्प्रिहेंसिव तरीके से बताने की कोशिश की, जो आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को बहुत ही हेल्प करेगा। और मैं आपको उस ग्रुप में मैं ऐसे का जो भी प्लेलिस्ट है जुबिया मैम का वो दे दूंगा एंड दैट विल हेल्प अ लॉट। ऐसे के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो मोर क्वेश्चंस हियर, तो हम इस सर सेशन को, जी बोलिए। सर कुछ मॉक इंटरव्यू भी हो सकता है क्या? मॉक इंटरव्यू कहाँ पे होगा? यहाँ पे? जैसे ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू रखे थे ना सर जामिया आरसीए के लिए, तो वैसे अगर हज कमेटी का भी हो नहीं सकता है नहीं, तो। वो इतना सेशन ही काफी है आपका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जाइए, वो उसके लिए थोड़ा अलग इंतजाम करना पड़ता है। आप लोग जाइए, आप लोग घबराएं नहीं, अच्छा रहेगा, वहाँ पे चीजें अच्छी से होंगी और आप लोगों का हेलो सिलेक्शन हो सर। जाएगा। ओके सर। हेलो सर। देखिए बिल्कुल नॉर्मल रहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहकर इंटरव्यू दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल रहिए, आराम बिल्कुल से हाँ। आपको। और जैसे मैम ने आर्टिकल वगैरह पूछा, ये सब चीजें हैं ना, बेसिक चीजें तैयार रखिए अपना। जो बच्चे ऑलरेडी एक दो हेलो अटेम्प्ट दे सर। चुके हैं उनसे सवाल ज्यादा पूछा जा सकता है, जो बिगिनर्स बच्चे हैं तो उनसे सवाल कम पूछा जा सकता है। बट आपको आप अगर जैसे मैम ने बोला कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपको अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हीरो नहीं बनना वहाँ पे कि मुझे ये भी आता नहीं। बी वेरी नेचुरल एट दैट मोमेंट कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, राइट, सॉरी सर, एग्जैक्टली। सॉरी मैम, इस तरह से आपको छोड़ देना है। अगर आप उसको अपने तरफ से कुछ बनाने की कोशिश करोगे 10 गलतियां निकलेगी, फिर आपकी सारी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। वो अगर आपसे 10 सवाल पूछ रहे हैं, 10 सवाल में 9 सवाल आप नहीं भी दे रहे हो और एक सवाल सॉलिड दे रहे हो, तो भी सिलेक्शन का आपका मतलब वो बन सकता है। बट वही है कि 9 सवाल आपने सही दिए लेकिन एक सवाल में आप फंस गए तो वो चीजें खराब करी। तो बहुत ही आपको प्रोएक्टिव, काम, कंपोज्ड रहना पड़ेगा वहाँ पे, और हो जाता है चीजों को। आप ये समझ लेना कि आप फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप अपने उस्ताद के साथ बैठे हो, तो आराम से आप इंटरव्यू दे देना, हो जाएगा। ऐसे का थोड़ा ध्यान रखिए। हेलो सर। हेलो सर। चलिए हो गया। इट इज हेलो सर। ऑलमोस्ट। हाँ सर बोलो, अमित कुछ बोलना चाह बोलो रहे हैं अमित, आपसे। अमित बोलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते अमित जी, बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि मतलब जेएमआई आरसीए का एंट्रेंस देना है 2026 में, हाँ तो क्या एमए और एंट्रेंस साथ साथ कर सकते हैं या नहीं? हाँ, बहुत लोग करते हैं, बट वही है ना कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको एक ही तरफ ध्यान देना चाहिए।
दोनों तरफ नहीं। लेकिन सर हाँ, कोई ऐसा लेकिन नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस में आप देखिए, आप एमए करेंगे तो आपको एक कॉलेज जाना पड़ेगा अगर रेगुलर है, तो उसमें आप कैसे करेंगे जामिया आरसीए में रह के? तो वो थोड़ी सी दिक्कत। वही मतलब सर मैं सुना हूँ कि 2-3 लोग बता रहे थे कि जामिया आरसीए में मतलब नोटिफिकेशन निकाली है कि जो लोग जिनका सिलेक्शन होगा वो कहीं मतलब अदर इंस्टीट्यूट हाँ, से ना पढ़ते रहेंगे इंस्टीट्यूट में तो रह उनको सकते हैं, ना जॉब कर सकते हैं, वो चीजें होती हैं, नियम कानून बनता है सब चीज का, लेकिन देयर इज ए वे। बट ठीक है, वही है कि आप वो अगर सीरियस है तो आपको एक तरफ फोकस करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है, इस सेशन को थैंक यू हम, सर। ठीक है, ऑल द थैंक यू। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक्स सबिना मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर।